सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एग्जेक्टिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। कराची को इख्तियार देने की बात करो, कराची वालों को साइल देने की बात करो तो पूरा सूबा खतरे में आ जाता है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली भी की जा सकती है, और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो 149(4) भी आएगा, गवर्नर रूल भी आएगा। कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और आज मुझे खुशी है कि उस इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। इत्तफाक राय होगी तो काम आगे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कराची के साथ भी अब बस बहुत हो गया। कराची जिसे ओन करने की बातें तो सारी सियासी जमातें करती हैं, मगर जब भी इसके मसाइल की बात की जाती है तो ये शहर इन तमाम सियासी जमातों के लिए अननोन हो जाता है। कचरे से लदे नाले हों, उन पर तजावुजात हों, टूटी फूटी सड़कें हों, साफ पानी का मसला हो, सेवरेज के मसाइल हों, लोड शेडिंग हो, तबाहाल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, ये तमाम मसाइल इस शहर की पहचान बन चुके हैं। हालिया बारिशों ने शहर में ऐसी तबाही मचाई कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। तो वजीर आजम को होश आया कराची का। उन्होंने हिदायत की NDMA को कि कराची जाएं और वहां की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। उस सूरत हाल को कंट्रोल भी किया गया, लेकिन फिर क्या था, वफाक और सिंध में जैसे कराची के इख्तियार को लेकर एक जंग ही छिड़ गई। लेकिन आज इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई और असद उमर से मुराद अली शाह की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की और इस मुलाकात के अब तक दूरस्त नताइज भी सामने आए। कराची में नालों की सफाई, तजावुजात, सड़कों की तामीर, साफ पानी और सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी और कचरे को उठाने जैसे काम भी साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक अब कर लिया गया है। और इस पूरे काम को करने के लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बनाई जाएगी जो 2 हफ्तों में काम शुरू करेगी और वज़ीर आज़म को भी ये हर 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। अब ये कमेटी किस तरह से काम करेगी, और वज़ीर आला सिंध इससे पहले वाज़ेह तौर पर कह चुके कि वो पावर शेयरिंग खासतौर पर सिंध में उस पर यकीन नहीं रखते और ना ही देंगे। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। फिरदौस साहब, वज़ीर आज़म अब कराची के बारे में इस वक्त सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? NDMA को उन्होंने भेजा, यहाँ पर कुछ काम का आगाज़ हुआ, अब सीरियसली वो कंसीडर कर रहे हैं कि वफाक के मातहत किया जाए कराची? मेरे ख्याल से आज एक अहम फैसले का ऐलान हो चुका है कि वज़ीर आला सिंध और वफाक के असद उमर साहब के साथ मीटिंग हुई और ये बात का फैसला हो गया कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के कराची के कुछ स्पेसिफिक मंसूबों के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर वो अभी K4 का मंसूबा भी है, S3 भी है, कराची सर्कुलर रेलवे भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। जितने इस वक्त कराची के प्रेजेंट बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे जो है वो तरक्की के लिए रास्ता खुला है कि इस आफतज़दा शहर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। इसके बिलखते सिसकते शहरियों को जो 12 साल से एक महरूमी के शिकार हैं, उनके शायद थोड़े से आंसू पुछ जाएं। अब इसकी कुछ उम्मीद आ गई। ठीक है, चलें फिरदौस साहब, अब ज़ाहिर शेयरिंग का जो मामला है, वज़ीर आला तो इस पर यकीन नहीं रखते। क्या उन्होंने कहा था गुज़िश्ता रोज़? पहले ये आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर आपसे सवाल करता हूँ, सुनवाइएगा जी। फिरदौस साहब, बड़ा वाज़ेह तौर पर मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर किसी तौर पर उसमें शराकत दारी को कबूल नहीं किए करेंगे। किसी के दिमाग में अगर ऐसा कोई फतूर है तो उसको निकाल दिया जाए। तो ये जो कमेटी अब बनने जा रही है, ये क्या बेख्तियार होगी? इसके पास क्या इख्तियार होगा? किस इख्तियार के तहत ये काम करेगी? इख्तियार से ज़्यादा हमें जो चीज़ देखनी है वो सर्विस डिलीवरी देखनी है कि जैसे NCOC में कोई इख्तियार नहीं है, वफाक सुपीरियर होती है, वफाक फंड्स भी दे रही होती है, तो वफाक चाहती है कि मंसूबे वक्त पे हो जाएं। अगर असद उमर साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसके अंदर उन्हें कहा कि इस बात पे इस शनिचर को फैसला करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट वफाक करे और कौन से प्रोजेक्ट सूबा करे। ठीक, इसके
हमारा माजी का तजर्बा ये रहा है कि जहाँ खिचड़ी पकती है तो खिचड़ी का मज़ा अच्छा नहीं आ रहा। तो बेहतर ये कि कुछ मंसूबे वफाक को उठा लेने चाहिए और कुछ मंसूबे सूबे की हुकूमत को उठा लेने चाहिए। तो डिलीवरी की ज़िम्मेदारी किसी न किसी एक की होगी, वरना इस वक्त तक जब से पिछले 2 साल से हमें मैंडेट मिला है तो हम यही देख रहे हैं कि एक टोपी ड्रामा चल रहा है कि बल्दियाती मेयर साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत न मुझे पैसे देती है न इख्तियार देती है। सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक जो है वो मुझे बजट पैसे पूरे नहीं देते। वफाक कहता है कि हम जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका पूरा हिस्सा इन्हें देते हैं, ये PFC नहीं देते और ये डिवीज़न ऑफ फंड नहीं कर रहे और करप्शन बहुत है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है शहरी कंफ्यूज है, शहरियों को पता नहीं चलता कि हम किसकी तरफ देखें। वो तो ये देखते हैं कि नलके में पानी नहीं आता, गली से कूड़ा नहीं उठता, बस के अंदर नहीं बस की छत पे उसे सफ़र करना पड़ता है, और कराची का साहिल समंदर जो है वो जो है एक लैंडफिल साइट बन गया है, कूड़े का ढेर बन गया है। पानी के साथ क्लिफ्टन चले जाएं तो हर दूसरे दिन आपको सफाई करनी पड़ते हुए ट्रैक्टर नज़र आते हैं कि वो कूड़े को जमा करें। कूड़ा समुंदर में फेंकता है और समुंदर की तह पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना कराची का कूड़ा वहाँ जाता है। ठीक है, तो फिरदौस साहब ज़ाहिर आप बड़े कि अब कुछ मंसूबे वफाक के पास आ जाएंगे, कुछ सूबे के पास चले जाएंगे, लेकिन जब इस कमेटी का क़याम अमल में आ जाएगा, एक काम भी शुरू कर देगी, तो उसके बाद जो खदशात थे कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, आर्टिकल 149 का इतलाक़ हो सकता है, ये ऑप्शन भी आप लोगों के ज़ेर गौर रहेगा या ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल? एक चीज़ तो मैं बड़े वाजे उससे कह सकता हूँ कि आर्टिकल 140 का जो पेटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट में, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। इससे कि एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए और आइन की सही इंटरप्रिटेशन और आइन की रूह के मुताबिक हुकूमत करने का नाम है कि तीनों सतह की हुकूमतें अपनी जगह बाइख्तियार होनी चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। इस वक्त जो निज़ाम है उसके अंदर ये तीसरी सतह की हुकूमत, जिसे बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, उसको कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है सिंध लोकल गवर्नमेंट का बिल के तहत, ना वो टैक्स लगा सकती है ना टैक्स जमा कर सकती है। इख्तियारात बड़े महदूद किए हुए हैं और उसको हर वक्त हाथ फैलाना पड़ता है हुकूमत सिंध के सामने। उसको ये नहीं पता कि उसको बजट कितना मिलना चाहिए। ख़ास तौर पे शहर कराची के हवाले से ये सिंध के टोटल टैक्सेस का 95% जमा कर रहा है और वफाक के 60% का जमा कर रहा है, और इसके साथ मेरे ख़्याल से जो सलूक हो रहा है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम होगा, ना गुफ्ताबे है, बस ये लफ्ज़ ही मैं इसके लिए इस्तेमाल तो फिरदौस साहब, वसीम अख्तर की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और हुकूमत भी ये चाहती है कि पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर आए। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किन ऑप्शंस पर आप गौर कर रहे हैं, और फिर मुस्तफा कमाल साहब भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं क्या जिन ऑप्शंस पर आपके का गौर है? देखिए, मैं आपको 162 अरब के फिर से ब्रेकअप दे दूँ। 162 अरब के अंदर देखिए, पहली चीज़ तो ये वो कराची के साबिक मेयर हैं। अगर उनकी से कोई मशावरत या तजवीज़ पीपल्स पार्टी लेना चाह रही थी ले ले, लेकिन वो माजी की कहानियों में घूमना चाहते हैं घूम लें। वो तो मुर्तज़ा वहाब साहब और इन लोगों की स्ट्रैटेजी है कि वो ये जुमला कह सकें कि हमने मशावरत की। भाई, चले हुए कारतूसों के साथ मशावरत नहीं की जाती, एक्टिव कारतूस के साथ की जाती है। करें ना मेरे साथ मशावरत, क्यों उनको शर्म आती है? मेरी तो फील्ड भी यही है। ज़्यादातर मसाइल तो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हाईवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट, मेरे दोनों में मास्टर्स है। कर लें, आए मशावरत कर लें। इकनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करनी है, उस पर आके बात करें। तो इससे कि मैं तो 36 साल अपने कैरियर के बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप की है सारे वक्त।
तो हाजिर हैं, लेकिन उनने सिर्फ मशावरत के लिए चले हुए करतूत। ठीक है, फिरदौस अमीन नकवी साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया कि अभी जो कमेटी बनने जा रही है उसको बाकायदा मैंडेट, उसको कॉन्फिडेंस हासिल होगा वज़ीर आज़म का और इसी सिलसिले में वो मिले भी हैं। अब वज़ीर आज़म खुद कराची के हवाले से क्या बात कर चुके हैं, ज़रा वो सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। अमेंडमेंट में राइट्स देते हैं आप सूबे को और उनको जितनी भी राइट्स दे चुके हैं। मैं पंजाब में इंटरफेयर करता हूँ KP में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स है और हमने सिंध के अंदर कराची के अंदर कैसे पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं कराची के। तो अब कराची को लेकर वज़ीर आज़म इस वक्त खासे सीरियस दिखाई दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि कुछ मंसूबों पर बराह रास्त वफाक काम करे, कुछ मंसूबे सिंध हुकूमत के हैंड ओवर किए जाएँ और शहरी हुकूमत को भी फ़ाल किया जाए। ज़ाहिर है अब शहरी हुकूमत की मुद्दत का खात्मा जल्द होने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है, तो एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर को लाने की बात भी की जा रही है और उसके लिए ज़ाहिर चंद नाम ज़ेर गौर भी होंगे, हुकूमत मुशावरत उन पर करेगी और उसके बाद ही किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अब सूरत हाल ये है जिस पर इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी बाकायदा पूरी रोशनी डाल चुके हैं वो कि अब किस तरह से काम होगा और क्या कुछ होने जा रहा है। ये 6 रुकनी कमेटी, असद उमर साहब ने आज वज़ीर आला सिंध से बड़ी अहम मुलाकात की। कराची के मौजूदा हालात के तनाजुर में इस मुलाकात की बड़ी अहमियत है, चूँकि गुज़िश्ता हफ्ते खबर आई थी कि कमेटी का क़याम हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, वज़ीर आला सिंध उसकी चेयरमैनशिप संभालेंगे, उसकी क़यादत करेंगे। लेकिन 2 रोज़ के बाद पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध खुद मंजर आम पर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी खबर की मैं तरदीद करता हूँ, ऐसी किसी कमेटी का क़याम अमल में नहीं आया है और सिंध के इख्तियारात की उन्होंने बात की कि सिंध का जो इख्तियार है उसमें पावर शेयरिंग को वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि कराची ख़ासतौर पर सिंध की तकसीम की बात और कराची को अलग करने की बात कोई ना करे, जो भी इस तरह से बात करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो ये पूरी सूरत हाल थी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप गुज़िश्ता 2 रोज़ से खासी एक्टिव दिखाई दी। आज वज़ीर आला सिंध से असद उमर की मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी बनने जा रही है जिसमें वफाक और सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी होगी और वफाक की जानिब से उनकी इत्तेहादी जमात MQM को भी इसमें नुमाइंदगी मिल सकती है। हर 2 हफ्ते बाद ये कमेटी वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और वज़ीर आज़म इस पूरी कमेटी को बराह रास्त उनसे रिपोर्ट लेंगे, उनकी कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे कि किस मंसूबे पर किस वक्त काम होना है, किस मंसूबे का कब आगाज़ होना है। पूरा एक प्लान इस कमेटी को दिया जाएगा और उस प्लान के तहत ही ये काम करेगी। ना सिर्फ सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब कराची में बाइख्तियार होगी, ना ही वफाक के पास पूरा इख्तियार होगा, बल्कि मंसूबों की तकसीम की जाएगी कि किस मंसूबे में किसकी स्पेशलिटी है और कौन किस मंसूबे में बेहतर काम कर सकते हैं। तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, अब ये कमेटी जो बनने जा रही है, 2 वज़ीर आला ने तरदीद कर दी थी कि ऐसी किसी कमेटी का क़याम अमल में नहीं आया, अब वो कैसे मान गए? अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर कमेटी के पास मैंडेट क्या होगा? जो वफाक के नुमाइंदे होंगे इसमें उनको क्या इख्तियार हासिल होगा? इन तमाम नुक्तों पर बात हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा क्लियर करता चलूँ, आपके पास सारी चीफ मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू, उनकी स्पीचेस वगैरह सारी होंगी और उनमें उन्होंने एक ही बात बार बार रिपीट किया कि कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बनी। और हकीकतन तो अगर आज आप पर मैं जब बात कर रहे हैं बोल न्यूज़ पर आपके टॉक शो में, तो अभी भी कोई कमेटी नोटिफाई नहीं हुई है। नहीं, बनने जा रही है। असद उमर साहब ने भी तो बताया कि अब बनने जा रही है और 2 हफ्तों में नाम फाइनलाइज हो जाएंगे। इंशाल्लाह बनने जा रही है और नाम मेरे ख्याल से काफ़ी हाईलाइट हो गए, जिनको मेरे ख्याल से शायद उस कमेटी में ला रहे हैं वो भी क्लियर हो गया है काफ़ी हद तक। पर जब ये नोटिफाई होगा तो देन वी विल नो ऑल द फैक्ट। तो बेसिकली सीएम साहब यही बात कर रहे थे कि अभी तक कोई ऐसी कमेटी बनी नहीं है, बन सकती है, नहीं बन सकती। तो अब वाजे हो रहा है कि कमेटी इंशाल्लाह बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब बनने जा रही है तो वो जो वज़ीर आला साहब ने बात की थी कि जो पावर का तकसीम है वो तो वो किसी सूरत नहीं होने देंगे, कोई शेयर नहीं कर सकता सिंध की पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर क्या बगैर मैंडेट के कमेटी काम करेगी? ये जो 6 रुकन होंगे इसके, उन तमाम को मैंडेट भी हासिल होगा, उनके पास इख्तियार भी होगा? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज मैं जितने भी टॉक शोज़ पे गया हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं इस कमेटी पे, कुछ लोग खुश हो रहे हैं इस कमेटी में। बेसिकली इस कमेटी जो है इसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई है जो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। वफाक से सूबे में डायरेक्ट किसी भी चीज़ पर इंटरफेरेंस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। अब आए आपकी इस काम की बात पे, ये कमेटी बनी क्यों? ये कमेटी बनने का जो मकसद है वो बेसिकली जो जिसकी वजह से हम इस चीज़ पे एग्री हुए थे
वो था बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द फेडरल सब्जेक्ट्स इन सिंध। बेसिक जो इशू हमारा ओरिजिनल मैटर था, फॉर एग्जांपल हमारी ग्रीन लाइन है, उस पर खान साहब जो है फंडिंग देने को तैयार नहीं है। 70% पैसे नवाज शरीफ साहब दे के कर गए थे, पर 30% दे के ये काम क्लियर नहीं करते, उल्टे सीधे बहाने इनके वजीर मारते रहते हैं। तो इस किस्म के बहुत प्रोजेक्ट हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास K4, S3, जिसमें फिर से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों साथ इसके एक्सपेंसेस बेयर कर रही हैं। अच्छा, फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जो फॉरेन फंडेड है, कोई वर्ल्ड बैंक से, कोई किसी और इंटरनेशनल डोनर से है। वो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली कोई भी नहीं करना चाह रहे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उनकी प्रायोरिटी होती है और उनका एक पुराना रूल बना होता है कि दे विल डू द प्रोजेक्ट्स विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बट थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट। तो असल जो मकसद था इसका, वो जो बॉटलनेक्स आते हैं, जो हमारे पास इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसकी वजह से हम ये चीज़ लाए थे। अब कुछ और चीज़ें हमने ऐड कर दी, जैसे कि पहले ही NDMA हेल्प कर रहा था हमें नालों की सफाई में, कोई 70-80 बड़े नाले हम साफ कर रहे थे, 3 नाले बड़े जो थे वो NDMA वैसे ही कर रहा था। तो उस बात पे जब उन्होंने कहा कि इसको भी ऐड कर दे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपका इसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, वन ऑफ द मेजर थिंग्स। 70-80 नाले तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, मेजर नाले हैं, उनमें से मेजर जो आपके हैं नाले आपके 100 से ज़्यादा हैं, पर 150 से ज़्यादा नाले हैं। पर मतलब जो जिनमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं 60-70 नाले हैं, जिसमें से 3 उनके पास हैं, बाकी हम संभाल रहे थे। अभी भी हमने उनकी सफाई 3 सिर्फ NDMA के पास थे और हमने देखा अच्छा काम हुआ, मिलके हमने काम किया NDMA के साथ, तो वी हैड बेटर रिजल्ट्स देन वी हैड अर्लियर, क्योंकि ज़रा सीरियसनेस आ गई उसमें ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी। अच्छा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट का बता रहा था। आपका ट्रांसपोर्ट में आपका एयर ट्रांसपोर्ट आता है, आपकी रेलवेज आ जाती है, अगेन अ फेडरल सब्जेक्ट। जो हमारे बस के टर्मिनल्स वगैरह का इशूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ फेडरल सब्जेक्ट। वो हम कैसे सॉल्व करें, तो हमने इसलिए ट्रांसपोर्ट भी उसमें डाल दिया। हमने उसमें पानी का इशू डाल दिया। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू K4, S3 देयर ऑल अगेन फेडरली फंडेड। तो ये जो हम एक चीज़ लाए हैं, ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन आ गया लोगों के ऊपर कि भाई अब फेडरल गवर्नमेंट नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि कुछ मंसूबों पर वफाक काम करेगा, कुछ मंसूबे सूबे के पास रहेंगे। तो फिर ये डिवीजन कैसे, किस बुनियाद पे होगा? ये ग्रीन लाइन K4 क्या बराह रास्त वफाक के पास चले जाएंगे, इसमें भी सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट रहेगी? आप फिरदौस भाई को रखते लाइन पे तो ज़्यादा मैं उनसे बात करता, ज़्यादा आपको भी क्लियर होती है। अगर भी आ सकते लाइन पे तो कोशिश करें उन्हें लाइन पे ले आएँ, ताकि हम ज़रा अभी इसके बारे में उनसे भी पूछ लें कि वो क्या कह रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, वो मैं बता सकता हूँ। बेसिकली करना उनको कुछ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर इन्वॉल्व है, जहाँ पर कोई केस फेडरल गवर्नमेंट का है, जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट की है, तो वो जो है ना ये कमेटी उसको संभालेगी। दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। बाकी ये तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा, मैंने सुना नहीं उनका क्या था। ये 6 एजेंडा है जो मैं आपको बताएं। इस 6 के बाद कोई 7वां एजेंडा है नहीं। तो ये वजह बताएंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने क्या फरमाया जनाब ने, किस तरह से वो उन्होंने तो वो जो 162 अरब रुपए वाला मामला था जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था, उन्होंने तो उसकी भी कैलकुलेशन बताई कि ग्रीन लाइन में वो पहले ही ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा K4 में भी इस्तेमाल हो रहा है, और जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं जिनमें वफाक का वो पार्ट बनता है उसमें भी वो पूरा बजट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फिर आप लोग कैसे सवाल करते हैं कि 162 अरब रुपये अभी तक मिले नहीं, जब वो इसकी पूरा हिसाब किताब दे रहे हैं? 162 मैं तो 252 बिलियन रुपीज़ 2 साल में हमारे इन्होंने खाए में है। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि भाई आओ बैठो, ये आप अपने गलत फिगर्स छोड़ दो, हमारे पास स्ट्रेट फिगर्स सामने हमारे पड़े हुए हैं, कम सी द फिगर्स इन ब्लैक एंड वाइट, हमारे पास हर चीज़ है। तो ये आके देखें, हमारे साथ बैठें, ज़रा इनके वज़रा भी बैठें। खान साहब तो बहुत बिजी है, उनको पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, वो हर रोज़ अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं। वो पता नहीं कहाँ गई 10 मिलियन जॉब्स और वो 50 लाख घर इनके कहाँ चले गए, वो 200 अरब डॉलर लाने थे इनको करप्ट पॉलिटिशियंस के, वो पैसे कहाँ चले गए। तो उन्हें तो बड़ी लिस्ट बनाई हुई थी ना, उनने तो जो है नए रिफॉर्म्स लाने थे लोकल गवर्नमेंट के, तो उन्होंने तो पंजाब की जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही बंद कर दिया। तो बड़ी चीज़ें, बड़े सवालात हैं खान साहब की हुकूमत पर, इनको तो नौकरियाँ देने। लेकिन तैमूर साहब, अब जा रहे इस कमेटी में आपने भी, आपकी जमात ने, आपकी हुकूमत ने काम करने की साथ हामी भर ली है, वफाक और सिंध अब मिलकर काम करेंगे, मतलब कि सिंध हुकूमत इनफरादी तौर पर काम करने में सिंध में नाकाम हो गई, जो अब वफाक की मदद लेना पड़ रही है उसको, या वफाक के साथ काम करने पे अब आप मान रहे हैं? और सिंध गवर्नमेंट के काम है तो आपके सामने है। आज कोई परफॉर्म कर रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में, तो आपको पता है कि उस सिंध की गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर रही है। अगर रेवेन्यूज जनरेट कर रही है
सिंध की गवर्नमेंट अपने टोटल टारगेट मीट करेगी। अगर वीट प्रोक्योरमेंट की बात आती है, वीट का टारगेट कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट ही है, तो हम लोग ही काम करें। हाँ, हम फेलियर हैं, हम फेलियर हैं वहां पर जहां पर फेडरल हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई है। हम फेलियर है वहां पर जिस प्रोजेक्ट में फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, क्योंकि पैसे देने को तैयार नहीं है। दे डोंट वांट टू गिव अस आवर राइट, तो इसलिए मजबूरन और भी हल था नहीं। लेकिन तैमूर साहब, ये जो तजावुजात का खात्मा है, जो नालों की सफाई है, इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये तो आपने ही करना था, आपके महकमे बल्दियात और KWSB ने करना था। बिल्कुल हमें करना था, पर ये काम अकेले सिंध पुलिस करेगी तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बनेगा। इस पर ये काम जो होगा इसमें हमें हेल्प चाहिए होगी पाकिस्तान रेंजर्स की, लोगों को उठाना। और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आपको पता है, बड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, वो जो एक फोन कॉल पर गोली बंद लाश भेज देते थे, उनके जी कब्जे है वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर सिंध पुलिस अकेली काम ना करे। तो तैमूर साहब, पिछले 8-10 साल में रेंजर से कितनी बार इस मामले को हल करने के लिए मदद तलब की है सिंध हुकूमत ने? कोई बाकायदा तौर पर कोई दरखास्त की गई रेंजर से, मदद मांगी? हाँ, दरखास्त इस चीज़ पे तो की नहीं गई ना, क्योंकि हमारे पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हम ज़रूर तजावुज़ात ख़त्म करेंगे, पर जो यहाँ पर बहुत अरसे से बैठे हुए हैं हम उनको एडजस्ट भी करेंगे। वी विल हैव टू गिव देम सम प्लेस, वी विल हैव टू गिव देम सम रिप्लेसमेंट। हमारी ये कोशिश है हम रिप्लेसमेंट दें। तो अब जब ऑन बोर्ड है फेडरल गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छा है मौका। तैमूर साहब, अभी आपको याद होगा सईद गनी साहब अभी कुछ ही दिन पहले कह चुके हैं कि अगर ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, किसी के घर तोड़े गए तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि किसी का घर टूटा तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। तो ये तो 2 बयानात हो गए, 2 नजरियात हो गए आपकी पार्टी के। तजावुजात के खिलाफ काम करना चाह रही है और वजीर कह रहे हैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। अरबाब साहब, हम अपनी बात पे कायम हैं, हम ये तोड़ेंगे और हम इनको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इंशाल्लाह करके देंगे। सईद गनी की भी ये जबान थी और चेयरमैन साहब का भी हमें यही हुक्म है, चेयरमैन बिलावल का, कि आप ये तजावुजात ख़त्म कराएं पर आप उनको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट जगह दें। तो तैमूर साहब, उसके मुतबादिल के तौर पर कोई इंतजाम किया हुआ आपने? कहीं कोई जगह ऐसी देखी है? चूंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, फिर बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई आसान काम नहीं है। इस पर हमने डिसाइड किया था कि हम अपने अपोजिशन के मेंबर्स को भी बिठाएंगे साथ, हम GD को भी बिठाएंगे, हम PTI को भी बिठाएंगे, हम MQM को भी बिठाएंगे, सबको बिठा के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आप इस मामले में बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे और कहा उन्होंने कि तजावुजात के खिलाफ में पीपल्स पार्टी का नजरिया बिल्कुल क्लियर है, ये ऑपरेशन होगा, रेंजर्स की मदद इसमें उनको दरकार होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया, मियाँ नवाज शरीफ भी 2 दिन में 2 बार उनसे रब्ता कर चुके हैं। क्या मामला चल रहे हैं, क्या मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई है। अब आगे चलकर मुत्तहिदा अपोजिशन की जो APC होनी है उसकी कोई डेट फाइनलाइज होती है नहीं, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी 2 बार 2 दिन के अंदर अंदर मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और उन्हें अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। जबकि मौलाना तो पहले ही मियाँ साहब को यह मशवरा दे चुके हैं कि आप नैब की पेशियाँ ना भुगताएं, बल्कि जेल भरो तहरीक अब इस पूरी सूरत हाल में चलाई जाए। अब क्या कोई APC होने जा रही है और क्या हुकूमत के लिए वो वाकई ख़तरा हो सकती है? ये दोनों जमातें मौलाना फजल रहमान को अपने अपने तौर पर मनाने में क्या कामयाब हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद महमूद सुमरो साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा। इमरान खान साहब, 2 दिन में मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना साहब से 2 बार रब्ता किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज रब्ता किया है। क्या दोनों की जानिब से मनाने की कोशिश की जा रही है मौलाना फजल रहमान को? क्या मान जाएंगे वो? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस बिल्कुल अलग है और इस हुकूमत का जो है वो इसको गिराने का उनका इरादा है, लेकिन अपोजिशन का बाकी का नहीं है। PMLN इस वक्त हुकूमत गिराने के मूड में नहीं है, पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के मूड में नहीं है। वो चाहते हों तो 1 घंटे में गिरा दें, वो इस्तीफे दें और ये हुकूमत चल ही ना पाए, ये फ़ौरन गिर जाएगी। तो ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं और ख़ुद भी वक्त लेना चाहते हैं। एक्चुअली शायद ये हुकूमत को उतना वक्त नहीं देना चाहते जितना वक्त इनको खुद चाहिए अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, PMLN को और पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के पास तो एक सूबाई हुकूमत है, तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए उनके पास मौजूद है। PMLN के पास वो ये समझ रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल कि उनको पकड़ा ना जाए या उनका कुछ वक्त अच्छा गुजर जाए या अच्छे वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उनको रेस्क्यू कर ले।
तो इसलिए वो नहीं चाहते कि हुकूमत गिर जाए और कोई इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाए, उनको सूट नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि 1 मिनट की ताख़ीर ना हो, ये हुकूमत गिर जाए और नए इंतखाबात आ जाएं। ठीक, तो इस तरह के एक अग्रेसिव प्लेयर को, यानी आप किसी क्रिकेट टीम बना रहे हो तो शाहिद अफरीदी को आप मिस करते रहेंगे हमेशा, तो ऐसे एक अग्रेसिव प्लेयर को जो तहस नहस करना चाह रहा हो आप मिस नहीं कर सकते टीम बनाते वक्त। ठीक, हालांकि ये टेस्ट मैच है, ये पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ये समझ रहे हैं कि टेस्ट मैच है, अभी इसका नतीजा नहीं होगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब इसको T20 की तरह खेलना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी और PMLN ये भी नहीं चाहते कि फजलुर रहमान को खो दें, और ये भी नहीं चाहते कि फजलुर रहमान की मर्जी के आप कह रहे हैं मुताबिक। कि मौलाना साहब तो नए इंतखाबात चाहते हैं। राशिद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी बताइएगा कि मौलाना साहब वाकई फौरी इंतखाबात चाहते हैं और इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात हो रही है। 1 साल पहले भी ये लोग आपके साथ उस तरीके से नहीं आ पाए थे जो आपने तवक्को की थी। क्या सूरत हाल है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर मेरा ओपिनियन कौम तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात है कि JUI का मौक़िफ़ तो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन ही शाम को मौलाना फजलुर रहमान साहब के प्रेस रिलीज़ से आ गया था, जिसमें हमने न सिर्फ नताइज को मुस्तरद किया था बल्कि हमने ये भी कहा था कि ये हुक्मरान कठपुतली हुक्मरान हैं और ये अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं और अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है। उस दिन से लेकर अब तक हम इसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं कि अवाम का मैंडेट अवाम को वापस लौटाया जाए, मुल्क के अंदर फौरी तौर पर असरे नो इंतखाबात कराए जाएँ। और अब हमारे मौक़िफ़ में तेज़ी इसलिए आ रही है कि उस वक़्त ये हुक्मरान जो है ये मुसल्लत शुदा हुक्मरान थे, लेकिन इन 2 सालों के अंदर मुसल्लत शुदा हुक्मरान अपनी कारकर्दगी से नाअहल भी साबित हो चुके हैं। पाकिस्तान के तारीख़ में पहली मरतबा GDP शरह आपके सामने है। इस वक्त जो नौकरियों की शरह देनी थी, घर बनाने थे, वो तो अपनी जगह। खारजा पॉलिसी पर हम कहाँ खड़े हुए हैं? इस वक्त चाइना हमसे नाराज बैठा है, सऊदी अरब हमसे नाराज बैठा है, कश्मीर हमारे हाथों से निकल जो चुका तमाम है। नुक्ते आप उठा रहे हैं, ये बातें, मुर्गियों ये तमाम सुकून का। राशिद साहब, ये तमाम नुक्ते क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं समझ पा रही? आपके साथ वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखें, इस बात पर तो अभी हालिया मौक़िफ़ आपके सामने आया है जमीयत उलमा इस्लाम का। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मौलाना असद महमूद साहब ने जो बात की, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो अपोजिशन के हवाले से मौक़िफ़ आया कि हमने उनको ये मशवरा दिया है कि अब आप अपनी मसलहतों से बाहर निकल आएँ, अब नैब के प्रेशर से बाहर निकल आएँ, अब आपके ऊपर जो केस बनाए गए हैं पेशियाँ भुगतने से इनकार करें, अब अपने केसों की फ़िक्र न करें, मुल्क की फ़िक्र करें, अपने केसों की फ़िक्र न करें, अवाम की फ़िक्र करें, मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मसाइल की फ़िक्र करें। जिसी बात पर जमीयत उलमा इस्लाम ने न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया, आपने देखा कि उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक बात भी हुई है। उन्होंने अपने बाहर रहने की वजह से, बीमारी की वजह से, हुकूमत के साथ बिलों पर मिलकर बैठने की वजह से न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से माजरत की है, बल्कि उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि अब जो पिछली चीज़ें हुई हैं वो दोबारा आइंदा नहीं दोहराई जाएंगी। बल्कि उन्होंने आगे ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाए और रहबर कमेटी के प्लेटफॉर्म पर जो भी आइंदा के मामला तय होंगे हम माजी को नहीं दोहराएंगे, आगे चढ़ने की आपसे वादा करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब अपोजिशन की जमातें अगर संजीदगी से एक मरतबा फिर मिल बैठती हैं तो अपने मकासद को अचीव करने में लेकिन राशिद साहब, बड़ी आसानी अगर गुज़िश्ता साल के इन दिनों को हम याद करें तो इसी तरह के मनाजिर थे, यही सूरत हाल थी। पीपल्स पार्टी, JUIF और नून लीग एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर आपने आज़ादी मार्च किया। दोनों अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आप बगैर उनको कोई एतमाद में लिए निकल गए, आपने सोलो फ्लाइट ली, फिर वो आज़ादी मार्च नाकाम भी हो गया। किसी ने आपको गारंटी दी, वो गारंटी भी पूरी नहीं हुई। अब आप क्या करने वाले हैं? किस तरह से इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? लाहे अमल क्या है? देखिए, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि इन नाअहल हुक्मरानों को जो कल 2 साल पूरे हुए और कल उन्होंने 2 साल पूरे किए, ये उनकी कारकर्दगी की वजूहात नहीं थी, अपोजिशन की मसलहतों की वजूहात थी। अगर अपोजिशन मसलहतों का शिकार न होती तो शायद ये 2 साल पूरे न कर पाते।
जहाँ तक आप बात फरमा रहे हैं कि यकीन दहानियों के बावजूद अब फिर उन्होंने कहा कि जी JUI ने बग़ैर मशवरे के ये सब कुछ किया, तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें इस वक्त ये इन चीज़ों पर बहस करने का वक्त नहीं है। सारी चीज़ें रहबर कमेटी के सामने हैं, वो मेंबरान मौजूद हैं। आज़ादी मार्च का क्यों तय हुआ, किन नुकात पर तय हुआ, क्या रहबर कमेटी ने उसको तय किया था या नहीं तय किया था, ये रहबर कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं। सारी चीज़ें उसी प्लेटफॉर्म पर तय होती, लेकिन हम माजी को मज़ीद कुरेदना नहीं चाहते, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात को महसूस कर रहे हैं, जनाब बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वाकई ये मुल्क अब ज़्यादा मुतहम्मिल इन हुक्मरानों का नहीं हो सकता। अगर तो राशिद साहब, इन हुक्मरानों को भेजने के लिए आपकी ये पूरी तहरीक है, कहाँ खड़े होंगे? अगर बिलफर्ज आप इस तहरीक में कामयाब हो जाते हैं, ये हुकूमत चली जाती है, तो फिर आपकी जो दोनों सात जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये तो बड़ी जमातें हैं, यही इख्तिदार में आ सकती हैं। आपकी जमात तो इख्तिदार में नहीं आ सकती। किसको वज़ीर आज़म के तौर पे आप देखना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी को या मियां नवाज शरीफ को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहूँगा, लेकिन आपने जिस तरह सवाल किया है उसका जवाब ये बनता है कि अवाम जिसको मुंतखब करे, अवाम को वोट पर आज़ाद छोड़ा जाए। हमारी वोट की पर्चियाँ गटरों से, टेबल के डेस्कों से 2-2 दिन के बाद जो है वो पोलिंग एजेंटों के घरों से नहीं दी जाएं। अवाम के वोट का इख्तियार अवाम को दिया गया है, तो फिर नताइज उसी पर जिसको अवाम मुंतखब। तो राशिद साहब, अब लगे तो ये भी बता दें, 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत रही, और 2018 से अब तक PTI की हुकूमत है। तो वो जो शुरू के दो अदवार थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, कौन सा ज़्यादा बेहतर दौर था, किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी? देखें, अगर आप कंपेयर करेंगे 2018 से 2020 तक, तो अब ये मौक़िफ़ सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का या राशिद सुमरो का नहीं है, पाकिस्तान का एक एक अवाम ये कह रहा है कि नून लीग के जो दौर हुकूमत रहे, उनमें से कौन सा बेहतर था आपकी नज़र में, आपकी जमात की नज़र में? इसके कंपेयर में वो दोनों दौर बहुत अच्छे थे। इसको वापस ले लें, उन दोनों में से जिसको ले आएं, अवाम उसको कबूल हटा दें, लेकिन कम से कम इनको साइड में कर दें, इनको तो आप घर भेज रहे हैं। उन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर था जो आगे मुल्क को इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकाल सकता है? अंडे कट्टे मुर्गियों और लंगर खाने पे अवाम अब नहीं चल सकता। अब अवाम वापस पुरानी पोजीशन पे जाना चाहता है। नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, पुरानी पोजीशन पे ले जाएं, हमें इस लंगर खाने से बाहर निकालें, इन अंडों कट्टों और मुर्गियों से बाहर निकालें, GDP की शरह जो माइनस पे चली गई है उससे बाहर निकालें। लेकिन राशिद साहब, अभी आप अपनी गुफ्तगू में ही कह रहे थे कि इनको अपने केसेस की फिक्र है, इनको अवाम की तो फिक्र ही नहीं है। ऐसे लोग की हुकूमत आप लाना चाह रहे हैं जो अपने केसेस की फिक्र कर रहे हैं, जिनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आप उनसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि अवाम की फिक्र करो। मैंने आपको कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया राशिद महमूद सुमरो साहब। आप चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क के वज़ीर आज़म, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना पड़ता है। इमरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या रूठे हुए मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएगी? मौलाना साहब आज भी दिन में शिकवा करते दिखाई दिए कि इन दोनों ने कानून साजी में भी हुकूमत की मदद की। अब क्या सूरत हाल आगे दिखाई दे रही है? आप मसला ही कोई नहीं, जिस वक्त इनका एजेंडा मुश्तरक हो जाएगा ना, उस वक्त ये फौरन इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एजेंडा है हुकूमत को गिरा देना फौरन, जबकि PMLN और पीपल्स पार्टी का एजेंडा है हुकूमत को गंदा करना और अपने लिए स्पेस गेन करना जितनी मैक्सिमम उनको हो जाए। तो जहां इनका एजेंडा जिन जिन चीज़ों पे मुश्तरक होगा, ये फौरन इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें आप ये पॉलिटिक्स है, इसमें ना दिल होता है, ना गैरत होती है, ना जज्बात होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और मौलाना साहब तो इन जज्बात से बिल्कुल वो अपने आप को दूर रखते हैं। इन चीज़ों से वो फ़ायदा, नुकसान, मफामत, वो इन सारी चीज़ों को देखकर फैसला करते हैं। बड़े जीरक सियासतदान हैं। वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। जिस वक्त उनको लगेगा कि अब ये मेरी बात के ऊपर आ गए हैं या मेरा एक पॉलिटिकल गेन होने वाला है, तो उनकी नाराजगियां जो हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब, गुज़िश्ता साल मौलाना मार्च नाकाम हुआ, वो एक गारंटी की बुनियाद पर उन्होंने ख़त्म किया था कि 3 माह की 2 माह की उन्हें गारंटी दी गई है, उसके बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वो खात्मा भी नहीं हुआ, पूरा साल गुजर गया। अब ये फिर पिछले साल का वो रिवाइंड चलाना चाहते हैं। क्या हासिल कर पाएंगे मौलाना? क्या करना चाह रहे हैं वो? मौलाना सिर्फ हुकूमत गिराना चाहते हैं और हुकूमत में आना चाहते हैं।
इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, आपने कितना बड़ा जुल्म किया एक आदमी के साथ जो लगातार हुकूमत में है, बहुत सारे दहाइयों से हुकूमत में है, उनको आपने बिल्कुल इक़्तिदार से अलग कर दिया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त आपके लिए सर्वाइव करना। लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपकी खुद की अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो टूटती हैं तो आपको दुख होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उस कैफियत से गुजर रहे हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके लिए मौलाना साहब किसी भी हद तक जाएंगे। APC करके वो इनको कायल करने की कोशिश, अगर तो ये APC कामयाब होती है तो वो कायल करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी इस बात पे कभी नहीं आएंगे। मौलाना साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो इमरान खान साहब, आखिर का मामला है कि मौलाना साहब गुज़िश्ता साल भी इन दोनों सियासी जमातों को लेकर साथ चले, लेकिन आखिर में उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। ये दोनों सियासी जमातें किसी भी वजह से साइड लाइन हो गई, साइड में हो गई, मौलाना का साथ नहीं दिया। इस बार भी क्या मौलाना अकेले रह जाएंगे गुज़िश्ता साल की तरह, जिस तरह पिछले साल वो अकेले रह गए थे? देखिए, मौलाना साहब को पहले भी PMLN से आसरा नहीं था, उनको सिर्फ नवाज शरीफ साहब से उम्मीद थी कि नवाज शरीफ साहब ने कैप्टन सफदर के ज़रिए से जो कुछ किया, और एक मुबैना तौर पर ऑडियो टेप थी कैप्टन सफदर की जो गालिबन शहबाज शरीफ साहब को सुनाई गई थी, और उसके बाद से शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल हाथ खींच लिया था मौलाना साहब से और नहीं गए, किसी भी मैदान अमल में उतरे ही नहीं प्रॉपर। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है, उनको भी पता चल गया कि मौलाना साहब तो सुसाइडल मिशन पे निकले हैं, और पीपल्स पार्टी हमेशा से अपने आप को लिबरल और सेकुलर पार्टी के तौर पे सामने रखती है। तो इस तरह उलमा के एक झुरमट में बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जो है वो एक परवाज़ जो है उसमें वो सूट नहीं करती थी उनको, और जो उनकी नकाब कुशाई हो रही थी वो ऐसे दाढ़ी वाले उलमा की मौजूदगी में और उनके झुरमट के अंदर होना, वो पीपल्स पार्टी को शायद सूट नहीं करता था। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पहला एक एहतजाजी पूरा सिलसिला होता अगर वो इसके अंदर शामिल हो जाते, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे टीज़र तो किए हैं लेकिन भरपूर एहतजाजी तहरीक में अभी तक वो शामिल नहीं हुए। और अगर वो एक एहतजाजी तहरीक में शामिल हो रहे होते और उसके अंदर वो येलो और खाकी वर्दियों वाले उलमा इकराम और उनके साथ जो है तलबा मदारिस के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे उनके साथ चल रहे होते शाना बशाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी इस बोझ को बहुत लंबे अरसे तक उठा सकती। पीपल्स पार्टी को ये बोझ लगता है, मुझे तो नहीं लगता। मेरे नहीं तो सारे उलमा इकराम जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं और मेरी सर आंखों पे वो बैठने के काबिल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो तशख्खुस है वो उनके साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो इमरान खान साहब आखिर में ये बता दी, मौजूदा मुल्क की हालात हैं, ज़ाहिर है इस वक्त बहुत मईशत बहुत मुश्किल हाल में है, खुद अपोजिशन जमातें भी ये बोलती हैं, तो ये अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या वाकई संजीदा हैं हुकूमत को गिराने में? और अगर हुकूमत गिरा भी देती हैं तो क्या इनमें से कोई जमात इन हालात में हुकूमत में आना अपनी तरजीह देगी, हुकूमत संभालने को तरजीह देगी? देखें, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इस वक्त इक़्तिदार संभालना चाहते हैं। सिचुएशन उनके सामने है और बहुत मुश्किल है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह उनको रिलीफ मिले और ये टाइम गुजर जाए और कुछ बेहतर टाइम आए। पाकिस्तान जितने बुरे हालात के अंदर से गुजर गया है और अभी भी गुजर रहा है, आने वाले वक्त में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद हुकूमत भी दिला रही है। कुछ आदाद शुमार भी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जितनी महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है और जिस किस्म के हालात हुए हैं, इन हालात में किसी के लिए भी आके हुकूमत संभालना और फिर उसको चलाना, या एक मोमेंटम अगर बन रहा है तो उसको तोड़ देना, ये अक्लमंदी को दानिशमंदी नहीं होगी। मेरे ख्याल में अभी ये सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जोर लगाते रहेंगे, और ये देखें उनको पॉलिटिकल फायदा होता है। एक तो मौलाना साहब का खर्चा नहीं होता धरनों पे जलसों पे, उनका क्राउड ऐसा है कि वो खुद ही निकल के आ जाता है, और मदारिस से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता मौलाना फजलुर रहमान साहब को। नंबर एक तो ये बात याद रखें। नंबर दो, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ गेन करके ही जाएंगे जब भी जाएंगे उठ के, चाहे वो वहाँ बैठे रहें फिर भी उनके वो वोटर हैं, वो वहाँ से उठ के चले जाएं फिर भी उनके वो वोटर हैं। तो मौलाना साहब के पास गेन करने के लिए है, खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको सूट करता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अभी इस किस्म की कोई तहरीक सूट नहीं करती, वो करके देख लें, उनको बिल्कुल सूट नहीं करती। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मौलाना साहब कुछ ना कुछ गेन ही करके जाते हैं। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका कितना साथ देती हैं, और गुज़िश्ता साल के जो मनाजिर थे वही तो एक बार देखने को नहीं मिलते कि मौलाना अकेले ही जाएँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म आज वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है, मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं, जबकि कुछ रोज़ पहले कुछ तनाव देखा जा रहा था। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब में तनाव की जो कैफियत थी आर्मी चीफ के दौरे के बाद अब वो कुछ कम होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, मजबूत और बरदराना ताल्लुकात हैं। हर मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी होती है जिसके तहत वो पूरी दुनिया के साथ मरासिम रखता है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में क्या कहा, पहले वो आप देख लीजिए। तो वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता। और अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब ने भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल को वो भी UAE ने तस्लीम कर लिया, इस बुनियाद पर तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि इसराइल को फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहिदा करना पड़ेगा, अमन की कोई बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ये सऊदी अरब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर ही पाकिस्तान से नाराज़ हुआ था या इसकी कोई और वजह थी? आर्मी चीफ वहाँ गए, सूरत हाल अब कुछ बेहतर लग रही है? नहीं, मेरे ख्याल में बेसिकली पाकिस्तान थोड़ा सा परेशान था, वो था कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कि जो पाकिस्तान अरब ममालिक से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहे कश्मीर के मुकाबले बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वो नहीं था। और इसी तरह जो OIC का किरदार था वो भी इतना फार नहीं था, अगर अग्रेसिव नहीं था। एक फॉर्मल स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे, क्योंकि जब अगर OIC और इस्लामिक ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते तो फिर यूरोपियन यूनियन, USA और यूनाइटेड नेशन क्यों सपोर्ट करें? इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था कि जी हम क्या चाहते थे वो इतना नहीं। OIC ने अग्रेसिव रोल नहीं दिया, OIC अग्रेसिव नहीं दिया, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि फिर हम फाउंडिंग मेंबर हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा। जिस पर ये इशू शुरू हुआ, फिर ऑब्वियसली फिर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ और DGI से दोनों साथ वहाँ पर गए, जाके काफ़ी मुज़ाकरात हुए उनके डिफेंस मिनिस्टर से, उनके जो डिप्टी एक और हैं कमांडर हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत डिटेल में मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद बड़ी फॉरेन मिनिस्ट्री की बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट वहाँ से आई है, जो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि इसराइल पैलेस्टीनियंस को एक अलग स्टेट नहीं देता, उनको उनका हक नहीं देता, हम उसके खिलाफ सोच नहीं जाएंगे। क्योंकि UAE ने कर लिया था तो ये समझा जा रहा था कि बहरीन और कुवैत और सऊदी अरब कर लेंगे, बट आई थिंक पाकिस्तान के स्टांस से, और फिर उन्होंने दुबई ने जब ये किया, एक्सेप्ट किया, तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही तरह से सऊदी अरब को समझा सकती थी? जो आर्मी चीफ को वहाँ पर जाना पड़ा, मुस्तकबिल में भी कभी कोई किसी मामले में खटपट होगी तो आर्मी चीफ को ही जाना पड़ेगा वहाँ समझाने के लिए? लेकिन ये बात नहीं है, प्रिंसिपली आई एग्री कि फॉरेन मिनिस्टर को तो मेरे ख्याल में थोड़े से वो नाराज हुआ कि इसने नहीं बुलाया, जाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर कुड हैव गॉन। बट मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के ताल्लुकात जो हैं पर्सनल लेवल पे उनके कमांडर से, क्राउन प्रिंस से, अबू धाबी से, दुबई से बहुत बेहतर है। और ही हैज डन अ ट्रेमेंडस वर्क फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली इन एज अ चीफ आर्मी स्टाफ, बट उन्होंने काफ़ी दोस्ती भी उन ममालिक से निभाई है, जिसकी वजह से उनकी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और यही वजह है कि जनरल बाजवा हैड टू गो और काफ़ी डिस्प्ले किया, और उसके फ़ौरन बाद स्टेटमेंट आ गई है। इससे इंडिया ने के जो चैनल्स हैं, इंडिया हुकूमत ने जब इतना शोर मचाना शुरू किया था, एक तो उनके मुंह बंद हो गए, बिल्कुल मुंह बंद हो गए। सेकंड ये कि ज़ाहिर सऊदी अरब ने सोचा, उन्होंने सिर्फ ये फीलर डाला था कि अगर UAE के ऊपर दुनिया एतराज़ नहीं करती इस्लाम पर, देन वील टेक नेक्स्ट स्टेप। बट दे रियलाइज कि बहुत ही वायलेंट रिएक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने सोचा हो कि अभी ये बात नहीं है और हमें ऐसी बात अब प्राइम मिनिस्टर तो बड़े वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि बहुत से मामलों पर उन्होंने यू टर्न लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि कोई एक अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर इस सिचुएशन बनती है कि सऊदी अरब को किसी भी वजह से इसराइल को तस्लीम करना पड़ता है, तो फिर क्या पाकिस्तान भी उसको तस्लीम कर लेगा? ऐसे कोई इम्कान आप देख रहे हैं? नहीं, देखें, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, एक तो मैं बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है और सऊदी अरब की अपनी पॉलिसी है। इवन इफ सऊदी अरब किसी स्टेज पे जाके एक्सेप्ट भी करता है, बट पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बता दी कि कायदे मोहम्मद जिन्ना की जो विजन थी इसराइल के बारे में वो बता दिया। सेकंड, अगर हम इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं, इससे हमारे कश्मीर कॉज को बहुत इफेक्ट होगा, इसलिए कि जब हम एक जगह पर कह रहे हैं कि उनको हक नहीं मिलना चाहिए, तो हम किस मुंह से कहेंगे कश्मीर को हक मिलना चाहिए? इसलिए पाकिस्तान के लिए ये जस्ट स्टैंड है, और ये है भी, वैसे भी यहूद नसार के साथ कुरान में भी जिक्र है कि नहीं हो सकता। ये कश्मीर की वजह से भी वी हैव टू वेरी क्लियर, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट देम।
हमने जब तक इसराइल उनको एक नए स्टेट की जगह नहीं देता, जहां उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और पाकिस्तान सऊदी अरब से तो बड़े हमारे ब्रादराना ताल्लुकात रहे हैं। क्या चाइना हमसे इतना करीब आ गया, पाकिस्तान इतना ज़्यादा इन्हिसार चाइना पर करने लगा कि अब सऊदी अरब की नाराज़गी मोल ले सकते हैं? मुतबादिल के तौर पर हम देख रहे हैं चाइना को। देखिए, पाकिस्तान सऊदी से नाराज़गी मोल नहीं ले रहा। पाकिस्तान के देखिए एक असूल याद रखें कि आप अपने हर एक से इंगेज रहते हैं, चाहे आपकी अमेरिका से नाराज़गी है, सऊदी अरब से नाराज़गी, यू रिमेन एंगेज विद दोस कंट्री एंड देन यू फाइंड न्यू एवेन्यूज। आप नई अलायंसेस देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं। लेकिन हमने कभी सऊदी अरब को तो नहीं कहा कि आप अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे ना रखें या फ्रांस से ना रखें या ईरान से आप क्यों नाराज़ हुए हैं। ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। लाइकवाइज हमारे अपने ऑब्जेक्टिव, फिर हम अपने रीजन में सबसे पहले आपको अपने रीजन में स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड चाइना है, फिर उसके बाद हम रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, हमारे ईरान से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि चाइना ईरान में जा रहा है। तो अब इंडिया बिल्कुल एक और इशू पे आपका कमेंट चाहिए। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर लगाई है कि नरेंद्र मोदी और फेसबुक का एक गठजोड़ सामने आया है। इलेक्शन जीतने में फेसबुक ने नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की मदद की। वो जो एंटी मुस्लिम बयानात होते थे, पोस्ट होती थी, उनको ब्लॉक नहीं किया जाता था। क्या एक सोशल साइट को इस तरह का बिहेवियर अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये एक है आपके सामने, ट्रंप ने कितनी रशिया से सपोर्ट लिया वो मान नहीं रहे, लेकिन आई थिंक दुनिया को पता चल चुका है। ये सोशल मीडिया प्ले मेजर रोल आजकल, और इवन जनरेशन वॉर में जो है उसमें मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत रोल है। इसलिए ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस अदारे जो हैं, वो फेसबुक है या ट्विटर है या और जितने भी अदारे, दे हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। लेकिन जाहिर है कि उनको ठीक है। चलें हारिस साहब, माज़रत, वक्त बहुत कम है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, उनसे फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।